नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत भाषा और लिंग का अध्ययन करेंगे। भाषा और लिंग में किस प्रकार से सहसंबंध होता है। भाषा एवं लिंग, भाषा और लिंग में सहसंबंध किस प्रकार पाया जाता है, यानी लिंग के आधार पर भाषा किस प्रकार बोली जाती है। तो हम देखते हैं कि समाज, भाषा जो है वो स्त्री और पुरुष, उनकी समाज में अलग अलग भूमिकाओं के आधार पर भाषा बोली जाती है और उनमें परस्पर अंतर संबंध भी पाया जाता है। हम जब इनकी भिन्नता को देखते हैं तो भाषा की संरचना या समाज में उनका परस्पर संबंध या फिर संबंध जो है वो स्थापन का तरीका है, वो जैव रूप में निर्धारित होने वाला स्त्री पुरुष का लिंग भेद, जो कि आनुवांशिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भिन्नताओं को भी समेट लेता है। यानी जो लिंग भेद हैं वो भाषा में रहता है। हम स्त्री के लिए अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं और पुरुषों के लिए अलग प्रयोग करते हैं, जैसे जाता है, जाती हैं, करता है, करती हैं। इस प्रकार से अलग शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? ये लिंग भेद, ये लिंग भेद हैं। और समाज में रहते हुए एक ही व्यक्ति की निरंतर बदलने वाली जो भूमिकाएं हैं वो भी लिंग भेद पर आधारित होती हैं। यह भी एक मान्य तथ्य है कि स्त्री पुरुष की भाषा में निश्चित रूप से अंतर होता है और ये तो हम देखते हैं, लेकिन हम ये भी कई बार देखते हैं कि स्त्री और पुरुष, उनकी भाषा में कई बार हम अंतर भी देखते हैं। स्त्री और पुरुष की भाषा में अंतर भी हमें देखने को मिलता है और उनकी भूमिका किस प्रकार की है, वो अंतर किस आधार पर होगा? उनकी समाज में भूमिका, और उस भूमिका के आधार पर उसमें अंतर होगा। उनकी भिन्न प्रक्रिया और परिवार का तौर तरीका, भूमिका, परिवार का तौर तरीका, पारिवारिक तौर तरीका, या और भी ऐसे बहुत सारे जो कारण हैं वो इसमें पाए जाते हैं। जैसे उनके पारिवारिक संस्कार हैं वो किस प्रकार के हैं, तो उनके आधार पर भी उनमें भेद पाया जाता है। पुरुष की भाषा हमेशा नॉर्म माना जाता है, जिसके आधार पर स्त्री की भाषा के रूपों का विश्लेषण किया जाता है। इस संदर्भ में होम्स ने जो होम्स नामक भाषाविज्ञ हैं, इसने 5 सार्वभौमिक भाषा समाज वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का उल्लेख किया। 5 सार्वभौमिक समाज भाषा वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का उल्लेख किया। समाज भाषा वैज्ञानिक प्रवृत्ति, उल्लेख किया, जिसमें सबसे पहला है स्त्री पुरुष प्रयोग में भिन्न भाषा रूप अपनाते हैं। स्त्री और पुरुष प्रयोग में भिन्न भाषा रूप अपनाते हैं। प्रयोग में भिन्न भाषा रूप अपनाते हैं। दूसरा है स्त्रियां अंतर विनियमता के प्रभावी प्रकार्य पर ध्यान देती हैं।
स्त्रियां हैं वो अंतर विनियमता के प्रभावी प्रकार्य पर ध्यान देती हैं, के प्रभावी प्रकार्य पर ध्यान देती हैं। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ध्यान देती हैं। तीसरा है स्त्रियां एकात्मकता पर बल देने वाले भाषिक साधनों को अपनाती हैं। स्त्रियां हैं एकात्मकता पर बल देने वाले साधनों को अपनाती हैं। और इसी प्रकार से चौथा है अंतर विनियमता में स्त्रियां का ध्यान एकात्मकता पर और पुरुषों का ध्यान अपनी ताकत और प्रतिष्ठा पर रहता है। अंतर विनियमता में के अंदर स्त्रियों का ध्यान एकात्मकता पर और पुरुषों का ध्यान ताकत और प्रतिष्ठा पर, ताकत और प्रतिष्ठा पर रहता है। और शैली की दृष्टि से स्त्रियों की भाषा में अधिक लचीलापन होता है। शैली की दृष्टि से अगर देखें, शैली की दृष्टि से तो स्त्रियों की भाषा में लचीलापन होता है। लचीलापन पाया जाता है। हम देखते हैं यहां पर कि मानवीय प्रकृति और व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो नॉर्म हैं और जो आकांक्षाएं हैं वो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर आधारित होने के कारण धर्म, जाति और भाषा जैसे तथ्यों से प्रभावित होती हैं। जैसे हम करते हैं कि स्त्री पुरुष इनके जो प्रयोग में भिन्न भाषा रूप होते हैं। इन्हीं हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले के जाता है, जाति हैं, इस प्रकार के शब्दों में स्त्रियां हैं अंतर विनियमता, यानी किसी दूसरों से बात करते हुए जब वो बात करती हैं तो प्रभावी प्रकार यानी हमारा प्रभाव उन पर किस प्रकार जमे उन पर ज्यादा ध्यान देती हैं। अपना प्रभाव आगे वाले पर किस प्रकार से डालना है उस पर ज्यादा ध्यान देती हैं। और स्त्रियां एकात्मकता पर बल देने वाले साधनों को अपनाती है। एकात्मकता वो कहीं भी मैं या जो अकेली कर सकती हैं वो चीजें अपनाती हैं। इसी प्रकार से अंतर विनियमता की अगर बात करें कि जब पुरुष और स्त्रियां दोनों जब किसी दूसरों से अन्य से बात कर रहे होते हैं, जैसे स्त्री पुरुष से और पुरुष स्त्री से, तब स्त्रियों का ध्यान तो एकात्मकता पर रहता है जबकि पुरुषों का ध्यान अपनी ताकत और प्रतिष्ठा पर रहता है। इसी प्रकार से अगर भाषा शैली की बात करें तो स्त्रियों की भाषा में लचीलापन होता है, वो उसमें लचीलापन पाया जाता है स्त्रियों की भाषा में। हमें यह भी ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि मानवीय प्रकृति और व्यवहार को प्रभावित करने वाले नॉर्म और आकांक्षाएं हमेशा इस सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर आधारित होने के कारण धर्म, जाति और भाषा जैसे बाह्य तथ्यों से हमेशा प्रभावित होते हैं। तो इसी में
जब ये तथ्य मिलकर स्त्री पुरुष की भाषा नॉर्म पर अपना प्रभाव डालते हैं तो ये नॉर्म सार्वभौमिक नहीं होते। लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को मानवीय की विषयों के साथ जोड़ने का तथ्य इसी का प्रमाण है। यानी हम ये देखते हैं कि स्त्री पुरुष की भाषा जो है वो सार्वभौमिक, जब इनके नॉर्म होते हैं वो सार्वभौमिक, यानी आकांक्षा और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव जब डालते हैं तो समाज में क्या होता है कि अभी तो खैर देखिए, अभी तो इस लड़कियों को साइंस भी दिलाते हैं, लेकिन अगर हम कुछ समय पहले जाए तो हम क्या है, कुछ समय पहले, आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत ही कम जो लड़कियां हैं वो साइंस या गणित जैसे सब्जेक्ट लेती थी, क्योंकि उस समय लड़कियों का जो है वो मानवीय की आर्ट्स विषय में ज़्यादा रुचि मानी जाती थी और ये मानकर चला जाता था कि इनकी इन विषयों में ज़्यादा ये रुचि होती है। तो लड़कों को विज्ञान जैसे विषय, विज्ञान और गणित जैसे विषय ज़्यादातर दिलाए जाते थे और लड़कियों को मानविकी की जैसे विषय यानी भाषा या समाजशास्त्र, इस प्रकार के विषय इसमें ज़्यादा, क्योंकि ऐसा माना जाता था, ऐसा माना जाता है कि लड़कों को इनमें ज़्यादा रुचि होती है और लड़कियों को मानवीय की सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि, भाषा और संस्कृति से संबंधित जो सब्जेक्ट हैं, समाजशास्त्र, भूगोल, इसमें ज़्यादा रुचि होती है। तो इसमें भी हम अगर इसके मूल में जाए तो प्रतियोगिता, सहयोगिता की भावना सक्रिय मानी जाती है और पुरुष का संबंध आक्रोश और नियंत्रण से है और स्त्री का संबंध शांति से है, क्योंकि पुरुष का संबंध किससे है, आक्रोश से, और स्त्री का संबंध शांति से, यानी स्त्रियां ज्यादातर शांतिपूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है। सेवा और देखभाल की भावना से भी जुड़ा होता है ये आक्रोश और नियंत्रण, कि ये पुरुष परिवार पर नियंत्रण रख सकते हैं या अन्य नियंत्रण रख सकते हैं, जबकि स्त्रियों को शांति प्रिय और सेवा और देखभाल, सेवा और देखभाल जैसे पद ज़्यादातर पदों के लिए उपयुक्त माना जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर स्त्री और पुरुष की जो सामाजिक आकांक्षाएं और भूमिकाएं हैं वो अलग अलग रही हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज के वर्तमान समय में इस प्रकार का नहीं माना जाता। आज स्त्रियां हैं वो भी पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है, पर आज की सदी इस असमानता को चुनौती देने वाली है और इसमें संदेह नहीं कि आज ये बदलते संदर्भों में जो भूमिका है वो भी बदल गई है। नर और मादा, इन दोनों से जो जुड़ा लिंग भेद या जेंडर एक आनुवांशिक, जैविक और प्राकृतिक भेद होने के साथ ही एक अन्य अर्थ से जुड़कर सामाजिक कंस्ट्रक्शन भी बनता है। देखिए, नर और मादा, हम कहते हैं यहाँ पर कई बार कि स्त्री और पुरुष, या हम लिंग के लिए दो शब्द हैं, एक तो है जेंडर और एक है सेक्स। ये शब्द है वो सामाजिकता को बढ़ावा देने वाला शब्द है, और ये है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी जो आनुवांशिकी या जैविक भेद, सामाजिकता का भेद करने वाला है और ये जैविक भेद करने वाला है। यानी सिर्फ जीवन के आधार पर, उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर भेद हैं, बाकी कोई भेद नहीं हो सकता। तो जेंडर जो आनुवंशिक या जेंडर एक सामाजिकता को दर्शाता है और सेक्स है वो जैविक या आनुवंशिक भेद को दर्शाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर समाज में जो स्त्री और पुरुषों के बीच भेद चलता है
स्त्रियों पर पुरुषों का आधिपत्य जो माना जाता है वो इसी कारण माना जाता है, क्योंकि हमारे हिंदी में देखिए एक ही शब्द इन दोनों के लिए पाया जाता है, लिंग, और वो सामाजिकता को भेद करने वाला है। सामाजिक आधार पर भेदभाव किया जाता है स्त्री और पुरुषों में। हम देखते हैं कि स्त्रियों को बहुत सारे कार्य वर्जित भी मानते हैं हमारे समाज में। तो ये सारे क्या हैं? ये सामाजिकता भेद हैं। ये व्याकरणिक लिंग हैं और बालक बालिका, हिंदी अंग्रेजी के दो लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जैसे शब्द भी मिलते हैं। आत्मा और श्वास जैसे शब्द संस्कृत में पुल्लिंग और हिंदी में स्त्रीलिंग हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो संस्कृत और हिंदी में अलग अलग है। जैसे देखिए आत्मा या श्वास संस्कृत में तो पुल्लिंग माने जाते हैं और हिंदी में स्त्रीलिंग माने जाते हैं। इसी भाषा विशेष संदर्भ में हम इस लेख की अभिव्यक्ति और विशेषण अच्छा, अच्छी या जाता, जाति के रूप में भी करते हैं। हर भाषा की संरचना व्यवस्था का अध्ययन हमें अलग अलग मिलता है। भाषा के सामाजिक अर्थ को अगर देखें तो भाषाविदों ने स्त्री पुरुष की भाषा का अध्ययन करने के लिए व्याकरणिक भिन्नता, प्रतिष्ठा, शैली भेद जैसे कई लड़के और लड़कियों की भाषा में एक उल्लेखनीय अंतर दिखा। और इसका प्रमाण है कि कामकाजी परिवारों की लड़कियां अपने छोटे भाई बहनों के लिए माता की भूमिका निभाने के कारण, मध्यस्थ होने के कारण जटिल जिम्मेदारी निभाती हैं, जिनके यहाँ पर माता और पिता दोनों ही कामकाजी होते हैं। जहाँ पर माता और पिता दोनों ही कामकाजी होते हैं, वहां पर कई बार मां की भूमिका, उन परिवारों में कई बार मां की भूमिका है वो कौन निभाती है? बड़ी बहन। और इसलिए उसके आधार पर वहां पर अगर हम देखें तो उनकी जिम्मेदारी निभाने के कारण ये लड़कियां उनका व्यक्तित्व कुछ जटिल होता है और उनसे समुदाय प्रभावित वर्ग से भी ये जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ भाषा का अगर विस्तृत और व्यापक अर्थ पर निर्भर करता है कि उनका जो कोड है वो किस प्रकार का परिवर्तन होता है। यानी इससे अभिप्राय है कि लड़की जब किसी अन्य लड़की या लड़के से बात करेगी तब दोनों के बीच नियंत्रणकर्ता की भूमिका निभाएगी। देखिए हम कहते हैं कई बार हमारे समाज में कि फला काम लड़का कर सकता है, फला काम लड़की नहीं कर सकती, ये काम वो कर सकता है, ये काम वो नहीं कर सकती, ये काम इस प्रकार से। तो ये बहुत सारे जो हमारे समाज में जो भेद हैं वो इसी कारण हो रहे हैं। इस भाषा और लिंग भेद के कारण ही हमारे समाज में हो रहे हैं। और इसका कारण है वक्ता के रूप में लड़की का भाषा व्यवहार सामाजिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। लड़की की जो भाषा है सामाजिक नियमों द्वारा नियंत्रित होती है। कि उनके ऐसे कई शब्द हैं जो वो नहीं बोल सकती, कहीं ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ और सिर्फ लड़कों का अधिकार है बोलने का। तो ये यहाँ पर जो लिंग भेद जो पाया जाता है वो इसी कारण से है। सामान्यतः पुरुष की भाषा कठोर और अशिष्ट होती है और लड़कों की भाषा कठोर और अशिष्ट भी हमें देखने को मिलती है। और इसीलिए स्त्रियों की भाषा में विनम्रता और शिष्टता मिलती है। और इसीलिए स्त्रियों की भाषा में क्या मिलती है? विनम्रता और शिष्टता। जबकि लड़कों की भाषा में पुरुषों की भाषा में हमें ये देखने को नहीं मिलता। स्त्रियों के साथ महत्वपूर्ण तथ्य एक भी है कि विवाह के उपरांत
भाषिक वातावरण में उनके अनिवार्यता बदलाव आ जाता है। उनका प्रयोग भाषा के अनुरूप, अपनी भाषा के अनुरूप कुछ अलग प्रकार से वहां पर उसको बोलना होता है। और इसी ब्रिटेन की जो पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थ्रेचर ने अपने इस पद के लिए भाषा, टोन और सफर में भी स्वर बदलाव लाने का प्रयास किया था कि विवाह के पूर्व, विवाह के बाद जो स्त्रियां हैं उनकी भाषा में टोन, उनकी भाषा के टोन और स्वर में बदलाव होना बहुत ही आवश्यक है। स्वर में बदलाव लाना आवश्यक हो जाता है। जबकि ऐसा पुरुषों के साथ नहीं होता है। तो ये भाषा और लिंग में बहुत ही अंतर संबंध है। हम ये कह सकते हैं कि भाषा जिन रूपों का प्रयोग करते हैं वो स्त्री और पुरुष हमारे समाज के संस्कृति के दृष्टिबोध को प्रतिबिंबित करते हैं। और यह अंतर मात्र और पितृसत्तात्मक समाजों में स्त्री पुरुषों के जो भाषा हैं उसके अवलोकन से हमें स्पष्ट हो जाता है। हमें अपने आसपास भी हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुषों की भाषा अलग अलग होती हैं। वो किस रूपों में होती हैं अलग अलग, कि भाषा में लिंग भेद, हम जो भाषा लिखते या बोलते हैं, जो वहाँ पर जाता है, जाती हैं, करता है, इस प्रकार के लिंग भेद हम करते हैं। और स्त्री और पुरुष ये तो सिर्फ और सिर्फ हम बाहर लिखने बोलने में है, लेकिन स्त्री और पुरुष जो बोलते हैं, स्त्री पुरुष बोलते हैं, उनकी भूमिका और उनके जो तौर तरीका हैं उसके आधार पर भी उनमें अंतर पाया जाता है। स्त्रियां क्या बोल सकती हैं, क्या नहीं बोल सकती, और पुरुष क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोल सकते। स्त्री पुरुष का प्रयोग जो भाषाविज्ञ हैं उस होम्स ने 5 प्रकार के सार्वभौमिक भाषा प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है, जिसमें स्त्री पुरुष प्रयोग से भिन्न भाषा रूप, जैसे उनका प्रयोग है वो भिन्न भाषा रूप का होता है कि जाता है, जाती हैं। इसी प्रकार से स्त्रियां हैं वो अंतर, जब वो किसी पुरुष से बात कर रही होती हैं तो अपने प्रभावी प्रकार्य पर ध्यान देती है, अपने प्रभावी काम, अपना काम प्रभावी कैसे होता है उस पर ध्यान देती है। और स्त्रियां जब एकात्मकता पर बल देने वाले साधनों को भी अपनाती हैं कि वो खुद किस प्रकार से अपने उस भाषा पर नियंत्रण करे। और इसी प्रकार जब अंतर विनिमयता, यानी जब स्त्री पुरुष से बात करता होता है, पुरुष स्त्री से बात कर रहे होते हैं, तब स्त्रियों का ध्यान एकात्मकता पर ज़्यादा होता है और पुरुषों का ध्यान अपनी ताकत और प्रतिष्ठा पर ज़्यादा होता है। उनकी शैली है वो स्त्रियों की भाषा में लचीलापन होता है, जबकि पुरुषों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसी प्रकार से लड़कों को हमारे समाज में ज़्यादातर कुछ समय पूर्व की बात करें तो विज्ञान और गणित दिलवाए जाते थे, लड़कियों को मानविकी जैसे सब्जेक्ट, भाषा और समाजशास्त्र जैसे सब्जेक्ट दिलवाए जाते थे। ये जो लिंग हैं वो जेंडर और सेक्स 2 रूपों में होता है। जेंडर सामाजिकता के भेद को अपनाता है, जबकि सेक्स सिर्फ और सिर्फ जैविक भेद की बात करता है। जैसे कि स्त्री को किस प्रकार का व्यवहार करना है, कहाँ जाना है, किस प्रकार जाना है, तो ये सारे के सारे सामाजिकता भेद हैं। जबकि सेक्स यानी उसके जो जैविक भेद हैं वो ये सब नहीं मानता, जो बायोलॉजिकल जिसको अपन कहते हैं वो ये सब नहीं मानते। पुरुष हमेशा आक्रोश और नियंत्रण वाली भाषा बोलते हैं और स्त्री शांति, सेवा और देखभाल जैसे उनके काम होते हैं, और इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। माता पिता दोनों जहाँ कामकाजी होते हैं वहाँ पर माँ की जो भूमिका है वो बड़ी बहन निभाती हैं, तो उनकी भाषा में भी कुछ अंतर देखने को मिलता है। लड़कों की भाषा है वो कठोर और अशिष्ट होती हैं, जबकि लड़कियों की भाषा हमेशा ही सामाजिक नियमों द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिसके कारण उनमें विनम्रता और शिष्टता आती है। और विवाह के बाद स्त्रियों को भाषा, टोन और स्वर में बदलाव लाना आवश्यक हो जाता है जब वो शादी करके अपने दूसरे घर में जाती हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे भाषा और लिंग
पर आधारित वेद थे। इसमें भाषा और लिंग में हम कह सकते हैं कि भाषा और लिंग में सहसंबंध हैं, भाषा लिंग के आधार पर होती है, इसमें सहसंबंध होता है। थैंक यू।